हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 7। जो हमारा चैप्टर 7 है वो क्या कह रहा है? पौधों को जानिए कि पौधे क्या होते हैं और पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं और पौधे हमें क्या देते हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है, बाहर निकल के अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं तो कुछ के नीले, तो कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। हम देखते हैं कि हम कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं, अपने घर पर भी या फिर कहीं आसपास में, हम कहीं सारे हरे पौधे या बगीचे देखते हैं रास्ते में। आइए हम इन सभी पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। पौधे के तने क्या होते हैं, उनकी शाखाएं, उनकी जड़, उनकी पत्तियां का हम यहाँ पर चित्र में रंग भर के इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है। ये हमें यहाँ पर पौधे के भाग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पौधे का क्या दिखाई दे रहा है? ये पौधे की जड़ है और ये पौधे का तना है, ये पौधे की पत्तियां हैं और ये पौधे के फूल है। इनके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। ये हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक प्रकृति की सैर करने के लिए कुछ पौधों और मित्रता के उनके विषय में जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रकृति का भ्रमण करने के लिए दिख रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पर कुछ पेड़, कुछ घास, पौधे वगैरह हमको ये सब दिखाई दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ पर पौधों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। हम इनके बारे में जानेंगे। शाख क्या होती है, झाड़ी क्या होती है और वृक्ष क्या होते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप फर्स्ट करके देखते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर तथा आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए यहाँ जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूट ना जाए। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। अब हमको यहाँ पर जैसे सारणी में दिखाई दे रहा है, पौधों का नाम, कॉलम, उनकी ऊंचाई, हरा, कोमल, मोटा, कठोर, तने के आधार पर, तने के ऊपर, पौधे का स्वर्ग। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हम बता सकते हैं कि पौधे की जो है यहाँ पर ऊंचाई वगैरह कैसी है तने की। सबसे पहले टमाटर मुझसे छोटा है, हरा है हाँ, कोमल है हाँ, और पौधे का संवर्ग शाख है। आम मुझसे बहुत लंबा है, मोटा है, कठोर है, और उसके बाद तने के ऊपर से है और वृक्ष है। नींबू, नींबू कैसा है? मुझसे थोड़ा लंबा है, कैसा है? कठोर है, तने के आधार से है हाँ, और पौधे का संवर्ग झाड़ी है। ठीक है, यहाँ हम और भी पौधों के यहाँ पर नाम इसमें हम जोड़ सकते हैं। हमें यहाँ भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार पर से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं हम। इस अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भी हम यहाँ पर भर सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर बताया गया है, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। जैसे कि हमने देखा था अभी यहाँ पर वृक्ष, टमाटर का वृक्ष, आम का वृक्ष, हमने इन सारे वृक्षों के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमारा नींबू का, तो इनमें किसी में शाखाएं होती है, किसी में झाड़ी होती है और कोई वृक्ष होते। तो यहाँ पर हम 3 तरीके के पौधे के बारे में हमने जाना है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती है। जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये पौधा, ये कैसा है? हमारा कोमल है इसका तना, ये बिल्कुल तना कोमल है इसका, और ये कौन सा है? शाख कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे कि जो तना है वो कठोर और मोटा नहीं होता, लेकिन इसकी शाखाएं तने के पास से निकलती है, जैसे कि हमको यहाँ से दिखाई दे रही है। हमारा क्या है? झाड़ी है। अब हम तीसरा देखते हैं यहाँ पर,
कुछ पौधे ऊंचाई में हमसे ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो हमको यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये हमारा जो हमारा यहाँ पर डायग्राम है सी वाला, ये क्या है? वृक्ष है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आरोही लता है। यहाँ पर ये तने में ऊपर, ये हमारा यहाँ पर, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम तने के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे? क्रियाकलाप 2 करेंगे। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल शाही साकी पौधा तथा 1 ब्लेड। गिलास को 1/3 जल में से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाख के तने को आधार से काटकर ग्लास में रखें, जैसा कि चित्र में हमको दर्शाया गया है। अगले दिन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तने का क्या कार्य है, हम यहाँ पर तने के कार्य के बारे में जानेंगे। क्या इस शाख से कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, हमने देखा कि जो तना है हमारा वो क्या करता है? जल को ऊपर की ओर चढ़ाता है, अर्थात तना जो जल का संवहन करता है। लाल शाही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तक, पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। जैसे कि जब हम पौधे को जल देते हैं और उसमें जब हम खनिज डालते हैं उसकी मिट्टी में, तो क्या करता है? जल के तने के द्वारा वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। हमारा जल के साथ में खनिज भी उन पत्तियों तक और उनकी सारे जो भाग रहते हैं सब भागों तक पहुंच जाता है। पहेली ने सफ़ेद फूलों वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को ग्लास ए में रखा तथा उसमें लाल शाही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इसे लंबाई के अनुचित आधी दूरी तक 2 भागों में काट लिया। एक भाग को ग्लास बी में तथा दूसरे को सी में रखा। उसने ग्लास बी में लाल शाही तथा ग्लास सी में क्या किया? उसने नीली शाही की कुछ बूंदें डाल दी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर पहेली ने क्या किया है, एक सफ़ेद कलर का उसने फूल लिया है। उसका फूल की यहाँ पर उसने क्या किया, एक वाले को लाल शाही में रखा और 2 को बी और सी को, एक को लाल में और एक को नीले में रखा। ग्लास ए के फूल वाली शाखा पर तथा अपने ग्लास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में इसको काटा था। क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अब हम जानेंगे, हमने क्या जाना है? पहले हमने देखा था कि शाखाएं, हमने वृक्ष, झाड़ी, इनके बारे में जाना, फिर हमने तने के बारे में जाना। अब हम जानेंगे पत्तियों के बारे में। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है, जिससे वह जुड़ी होती है। पत्ती के चपटे, हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है? पत्ती दिखाई दे रही है। ये हमारा पत्ती का चित्र, इसको क्या कहलाता है? जो तने से जुड़ा होता है पर्णवृंत कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? इसका पटल कहलाता है। अब हम देखते हैं पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होते हैं? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लेकर जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज पर अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र में हम यहाँ पर दर्शाए गए तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़ रखकर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? यह छाप पत्ती की तरह है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह क्या कहलाती है? सिरा विन्यास या जालिका कहलाती है। आपने देखा होगा कि घास पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर, ऐसी सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन किया जा सकता है। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। इसके लिए हम यहाँ पर क्रियाकलाप 4 करके देखते हैं कि पत्तियों का क्या कार्य होता है। हमें क्रियाकलाप 4 को करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि शाक पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन में थैली में ढककर धागे से बांध दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक शाखा वाली क्या दिखाई दे रही है? हमको पत्तियां दिखाई दे रही है जो अपनी शाखा से यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या यह किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई है? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जैसे कि जल की यहाँ बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके विषय में हम अध्याय 14 में भी पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर की थैली को क्यों बांधा है? क्या पौधे के वाष्पोर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? हम इसके लिए अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रकरण का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका कार्य का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पत्तियां हमारी क्या करती है? सबसे पहले तो वो जो जल रहता है उसको जल का क्या करती है? वाष्पोर्जन करती है और वो क्या कर देती है? उस जल को वायुमंडल में छोड़ देती है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली तथा बर्नल, जल, प्लेट एवं आयोडीन का विलयन हम लेते हैं। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उससे पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें इसमें डाल दीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा परीक्षण जो हमने अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किया गया परीक्षण कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड, जैसे कि हमने देखा था हमारा जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें मंड उपस्थित है या नहीं है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर पत्तियों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कि हमने कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियाँ प्रकाश और हरे एक पदार्थ की उपस्थित अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारी पत्तियां क्या करती है? प्रकाश लेती है और हरे जो रंग के पदार्थ होते हैं उससे क्या करती है? अपना भोजन बनाती है। तो हम उसको क्या कह देते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है वो। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित
भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जैसे कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है तो पत्तियों से वो क्या करता है, अन्य भागों में भी पहुंच जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मण का संश्लेषण किया है तथा यह पौधे के किसी भाग को यहाँ से नहीं पहुँचाता। इससे हम जानने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप को दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को अथवा 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले रंग से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं, क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिलती है कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसे मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं। इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनमें देखा है कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य हम जड़ करती है। अब हम जड़ के बारे में जानेंगे कि जड़ क्या होती है। हम यहाँ पर एक चित्र को देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। पहली और बूझों में कौन से अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहे हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पौधों को जल देना। ये यहाँ पर पहली और बूझों क्या कर रहे हैं, पौधे को जल दे रहे हैं। कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, आइए निम्न क्रियाकलापों के पौधे द्वारा हम इनके भागों के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर क्रियाकलाप 6 दिखाई दे रहा है। आवश्यक सामग्री क्या है, इसमें 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में हमें करना चाहिए। जैसे कि हमारे बगीचे से किसी खरपतवार के ऐसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे को जड़ को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। जड़ सहित खरपतवार और जड़ रहित खरपतवार। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों में स्वस्थ है। जो दोनों हमारे पौधे हैं, दोनों ही पौधे क्या स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए अब हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। अब हम क्रियाकलाप इसमें 7 क्रियाकलाप सेवन करेंगे। आवश्यक सामग्री क्या, मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरी लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। 1 कटोरी में चने के 3 से 4 बीज एवं दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचते हैं। क्यों। क्रियाकलाप 6 हम देख सकते हैं कि हम पौधों की भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जमाए या जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। जैसे कि जो हमारी जड़ होती है वो क्या करती है, पौधे को मिट्टी में जमा कर रखने का, मजबूती से उसे जोड़ कर रखने का कार्य करती है। आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। जैसे कि हमने देखा है पत्तियां भी कई प्रकार की होती है और तने भी कई प्रकार के होते हैं, तो क्या जड़ भी कई प्रकार की होती है। तो हम इसके लिए क्रियाकलाप 6 करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा चित्र ए और बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करेंगे। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। जो हमारा ए और बी है उसमें हमें चने की तने की पौधे की जड़ हमको दिखाई दे रही है, जो किस पौधे की, चने के पौधे की है। मक्का के पौधे की जड़ कैसी है। जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलानकर उनको खाली स्थान मक्का अथवा चने लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या सामान्यता है, क्या समानता है, किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों में कुछ और भी प्रकार होते हैं, आइए इसका हम पता लगाते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारी मक्का की जड़ है और ये हमारी क्या है, चने की जड़। हमको इनमें कुछ विभिन्नताएं दिखाई दे रही है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि और भी विभिन्नताएं हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 9 करके देखते हैं। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए।
क्या आप ध्यान दीजिए कि खरपतवार पौधों की जड़ों या तो ए की तरह होगी या तो बी की तरह। जिन पौधों की जड़ें ए की तरह हैं उनकी मुख्य रूप से वो क्या कहलाते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों की उनकी जड़ों के आधार पर उनको दो समूहों में बांट दीजिए। मूसला जड़, जो हमारी मूसला जड़ होती है ये हमारी क्या है, मूसला जड़, और ये क्या है, हमारी रेशेदार जड़, जिसमें कई सारे हमको रेशे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूसला जड़ है उसमें हमें कई सारे रेशे दिखाई नहीं देते हैं। पौधों को समूह ए तथा रेशेदार जड़ के वाले पौधे को बी समूह में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी वाले पौधों की पत्तियों को सिरा विन्यास किस प्रकार का है, हम इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पौधे की जो पत्ती है सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी के रूप में हम यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं पौधों का नाम, सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार। हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है या भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं, यह हमारे भोजन भंडारित रहता है। एक तना दो तरफा मार्ग की तरह है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग है की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तना कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पर हमने पौधे की तने के बारे में बात कर ली है, पौधा किस प्रकार का है, शाखा है या फिर वृक्ष है या फिर झाड़ी है। हमने पौधे की पत्तियों के बारे में बात की है, पौधे के तने और पौधे की जड़ों के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पौधे के जो होता है पुष्प, पौधे में पुष्प होते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। गुलाब के पौधे के 3 आरेख लीजिए, ए और बी दर्शाए गए। कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है पौधे को हम किस प्रकार से उसकी पहचान कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसमें पुष्प में रंग भरने आपने किस प्रकार का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं। क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम कई सारे पुष्प देखते हैं तो क्या वो चटकीले या हरे, गुलाबी या अलग अलग रंगों के होते हैं। जैसे कि हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको यहाँ पर बिना इसमें ना ही कोई पत्ती है ना ही कोई फूल है। इसमें फिर क्या है, हमारे जो बी वाला है इसमें पत्तियां हैं और इसमें पत्तियों के साथ में फूल भी है। सबसे पहले हमारा जो गुलाब है पत्ती विहीन शाखा है, पत्ती सहित शाखा और पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा है। अब हम क्रियाकलाप 10 करके देखते हैं। अब हमारा जो क्रियाकलाप 10 है इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी हमको। एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक, लेंस एवं जल। अब हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे हमारा इस पौधों का। ये जो हमें यहाँ पर एक पुष्प दिखाई दे रहा है ये हमारा पुष्प है। इसमें ये क्या होता है, ये बादल होता है, ये इसकी पंखुड़ी होती है। ये यहाँ पर ये हमको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बादल है। पुष्प, कलिका एवं पुष्प। पुष्प कैसे कली से पुष्प बनता है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। यहाँ पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ से बंद थी। कली का प्रमुख भाग कौन सा है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि भाग की छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें बादल कहते हैं। पुष्प के बादल एवं पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बादल हैं, क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र है। बादल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं। आपके फूल में पंखुड़ियों की कितनी शाखा, कितनी संख्या है। हम यहाँ पर इनके सारे आंसर दे सकते हैं। अब पुष्प का नाम, पंखुड़ी एवं उनके रंग की संख्या, बादलों की संख्या एवं रंग, पंखुड़ियों की जड़ें,
किससे जुड़ी हुई, स्वतंत्र है या जुड़ी हुई है? पुंकेसर अथवा स्वतंत्र पंखुड़ी से जुड़े हुए स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है? अब हम यहाँ पर जानेंगे क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है। क्या जुड़े हुए बादल वाले पुष्प की पंखुड़ी अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों का अध्ययन संबंधित प्रेक्षण में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अपने प्रेक्षण को इस सारणी में लिखें। इस सारणी को अंतिम 2 कॉलमों में भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य पौधे जो घंटाकर पुष्प की पंखुड़ियां, जैसे कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये घंटाकार हमारा ये पुष्प है जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बादल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर के जो हमको भाग देखना है तो हम क्या करेंगे, उसकी पंखुड़ियों को हटा देंगे और उसके क्या करेंगे, हम यहाँ पर से बादल को भी हटा देंगे। हमको ये पुष्प के कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं। ये वाला कौन सा भाग है हमारा, जो क्या है, पुंकेसर है, और ये क्या, स्त्री केसर है। ये पुष्प के हमको यहाँ पर कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पर पुष्प के जो होते हैं पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर को पहचानी। अब हमने यहाँ पर पहचाना है कि किसको क्या कहा जाता है। अब हम यहाँ पर चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे। हमें इसमें कुछ विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के 2 भागों को पहचान सकते हैं? अपने इन पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। जैसे कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर हमको कुछ पुंकेसर के भाग दिखाए गए हैं। ये क्या, हमारा परागकोश है, और ये क्या कहलाता है, हमारा तंतु कहलाता है। अब हमें यहाँ पर स्त्री केसर के भाग दिखाए गए। ये क्या कहलाती है, वर्तिका कहलाती है, वर्तिकार्ग कहलाती है, और ये अंडाशय कहलाता है। ये स्त्री केसर के हमारे भाग है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए, जो हमें सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानने में मदद करता है। अपने पुष्प के स्त्री केसर को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब हम यहाँ पर चित्र क्रियाकलाप 11 करके देखते। आइए अब हम एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए हमें इसको काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, ए और बी को ध्यान पूर्वक से देखिए। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है अंडाशय का कर्तन। हम अंडाशय को किस प्रकार काट के अलग कर सकते हैं, अनुदैर्घ्य काट, अनुप्रस्थ काट। हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो अनुदैर्घ्य काट कर सकते हैं और एक अनुप्रस्थ काट कर सकते। अंडाशय का हम यहाँ पर आंतरिक संरचना देख सकते हैं। ये अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर इसमें हमको दिखाई दे रहा है और इसमें दिखाई दे रहा है। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट में और अनुप्रस्थ काट में, हमने दोनों में देखी है कि अंडाशय की संरचना कैसी होती है। अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र के अनुसार रख दीजिए। उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट के सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें क्या कहते हैं, हम बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए माली की सहायता भी हम ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी में देखा है उसमें लिखने का आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बादल होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई धागा नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? हम इनके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। क्या आप अपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिन्हें बादल और पंखुड़ी समान देखते हो? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बादलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है?
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्याओं में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया है। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में और भी पढ़ सकते हैं। हम फलों के विषय में भी अगली जानकारी जो हमारी अगली कक्षा में है, हम उसमें फलों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो कुछ प्रमुख शब्द दे रखे हैं, आरोही, संवहन, विसर्पिलता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विन्यास और बीजांड, समांतर शिरा विन्यास, पंखुड़ियां, पर्णवंत्र, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्यदल, झाड़ी, पुंकेसर, मुसला जड़, वाष्पोत्सर्जन और हमारा जो वृक्ष और शिरा। हमने इन सारे प्रमुख शब्दों के अर्थ अच्छे से इस चैप्टर में समझ लिए। अब हम इसका सारांश देखते हैं। सामान्य पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवंत्र और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्पों एवं वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया का भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुसला जड़ और रेशेदार जड़। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मुसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों द्वारा उसके भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर है। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।